हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं निहारिका और मैं आप सब बच्चों का स्वागत करती हूं आपकी अपनी क्लास 12th की इंग्लिश की इस रिवीजन लेक्चर में। तो बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते हैं अपने लेक्चर्स के द्वारा एंड मे बी सम ऑफ यू गाइस डू नॉट एक्चुअली नो मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम निहारिका एंड आई एम बी टेकिंग अप योर इंग्लिश एज आई जस्ट सेड। एंड इस इंग्लिश की इस पूरी जर्नी में बच्चों आप लोगों ने जो भी पढ़ा, और मान लीजिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये रिवीजन लेक्चर्स आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि आप लोगों को जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी समराइजेशंस भी मिल जाएं, उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएं, और आप लोगों को पता लग जाए कि अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ा है तो हमें किस तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करना है। राइट, सिंस द नेम ऑफ द सेशन इज रिवीजन सेशन, तो मेरी कोशिश रहेगी बच्चे कि हम लोग उन टॉपिक्स के उन हाइलाइट्स पर, उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो मेनली आपके पेपर में पूछे जाएंगे। राइट, we'll discuss about all those important things जो आपके पेपर में आने के पूरे ज़्यादा चांसेस होते हैं। And these are the questions, these are the topics, these are the previous year questions जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने में। Now first of all, since we are going to start with the first lesson today, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि हमारा क्या स्केड्यूल रहने वाला है, कौन से दो टॉपिक्स को हम लोग आज करने वाले हैं, और उन दो टॉपिक्स के साथ साथ आप लोगों को इस रिवीजन सेशन में जितने भी रिविजन्स आप लोगों के लिए आएंगी वो आपको कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें से पहले का नाम है बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी एंड दूसरा जो हमारी पोम है उसका नाम है माय मदर एट 66। तो बेसिकली हमारा पहला जो सेक्शन होने वाला है, हमारा पहला जो रिवीजन लेक्चर होने वाला है वो पोएट्री के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम लोग ये दो बहुत खूबसूरत पोएट्री, वन ऑफ देम इज बाय जॉन कीट्स एंड द अदर वन इज बाय कमला दास, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। राइट, नाउ यू नो व्हाट्स द टारगेट फॉर टुडे। अब टारगेट के साथ साथ बच्चे दिस वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू कि आप लोग क्योंकि रिवीजन करने वाले हैं, तो रिवीजन को किस तरीके से अप्रोच करना है, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द चैप्टर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, आपको कौन सी चीज पे एम्फेसिस देना है, कौन सी चीज को छोड़ देना है, क्योंकि दिस रिविजन इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। राइट, तो इसको ऐसे करना है कि आप ये मान लो कि अगर 22 फेब, ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर 22 फेब 2 दिन बाद है तो आप हर लेक्चर को ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे आप 20 फेब को वो लेक्चर को आखिरी बार देख रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट के दिनों में इतना प्रेशर होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हम लोग वापस से किसी चीज को जाकर रिविजिट कर लें, है ना। तो अब आप ये मान के चलिए कि ये दो टॉपिक्स जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी एंड माय मदर एट 66, ये चैप्टर्स आप लोग आखिरी बार कर रहे हो। इसके बाद इन चैप्टर्स को आप लोग खोल कर भी नहीं देखोगे, तो यानी इनको इतना अच्छे से कर लेना है, इतना फुल प्रूफ तरीके से कर लेना है कि सीधा ये चैप्टर्स की जो आंसर्स हैं वो पेपर के टाइम में ही दिमाग में आने चाहिए। ये चैप्टर बिल्कुल लॉक कर लेना है अपने दिमाग में आप लोगों को। राइट, तो 22 फेब को आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है एंड सिंस बच्चों आप लोगों को आपका रिवीजन लेक्चर मिलने वाला है प्रोबेबली आज या टेंटेटिवली ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग, या जिस दिन भी आपको ये लेक्चर प्रोवाइड होता है, सिंस ऑब्वियसली इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टेंटेटिवली आपके पास कितने दिन है। तो ईदर यू गोइंग टू गेट दिस लेक्चर ऑन 13th ऑफ जनवरी, या फिर बच्चे आप लोगों को ये मिलेगा 15th ऑफ जनवरी को। एनी ऑफ द 2 days कैन बी द डे जिस दिन आपको ये रिवीजन लेक्चर आ रहा है, सिंस द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड इन सच अ वे कि ये दोनों डेट्स में से किसी दिन भी आपका लेक्चर अपलोड कराया जा सकता है। तो मान लीजिए बच्चे कि आपका लेक्चर मैं डेट लेटेस्ट के साथ चलती हूँ, मैं मानती हूँ 15 जनवरी को आपको ये लेक्चर रिसीव होता है। राइट, 15 जनवरी का लेक्चर रिसीव होने का मतलब ये है कि 15 फेब तक आपके पास 1 मंथ है। यानी अगर आपके पास देखा जाए तो बच्चे आपके पास 1 मंथ और 7 डेज, एक्चुअली 7th डे पे तो आप लोगों का एग्जाम ही हो जाएगा। तो आपके पास 1 मंथ और 7 दिन है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, और इस 1 मंथ 7 दिन में अब हमें बहुत लाजमी सी बात पता है कि आपके पास इंग्लिश के अलावा भी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आप उन सब्जेक्ट को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन टॉपिक्स को भी आप लोगों के लिए बराबर से करना बहुत जरूरी है। तो ये 1 मंथ और 7 दिन इतने ज्यादा फ्रूटफुल बनाने हैं कि जो चैप्टर आज हो गया उसके बाद उस चैप्टर को आपको वापस से रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े। दैट इज व्हाई द सेशन इज नेम्ड एज द रिवीजन लेक्चर, कि आप लोगों को रिविजन करने को मिल रहा है, आप लोगों को वापस से एक बार चैप्टर को देखने को मिल रहा है। लेकिन रिमेंबर, दिस हैज टू बी द लास्ट टाइम यू आर विजिटिंग दिस चैप्टर। इसके बाद आप लोगों को लेक्चर पे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स सो नाइसली एंड आई ट्राई
माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को बिल्कुल मिस्टर एम हैमर की तरह गिविंग द बेस्ट शॉट ऑफ व्हाट कैन बी देयर इन योर एग्जाम आपको वैसी पढ़ाई कराऊं, राइट। तो बच्चों मैं आप लोगों को लेक्चर्स में जितना मेरे से मैक्सिमम रहेगा अबाउट डिस्कसिंग द टॉपिक्स, गिविंग क्वेश्चंस, गिविंग वर्ड्स, गिविंग गुड वोकैबुलरी, गिविंग टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन, आई ट्राई एवरीथिंग level best from my side to give you everything that I have for the syllabus, and I want you to give your level best to score what you have in yourself so that you guys can score good marks, right? तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे बिकॉज पढ़ने का टाइम है, एक्शन टाइम है, बातों का टाइम नहीं है। ऑल्दो मैंने खुद ही बहुत सारी बातें कर दी। अब यहाँ पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज होता है, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बात नहीं करनी, लेकिन हमने बहुत बोल बोल कर टाइम वेस्ट कर दिया। तो विच इज द पोएटिक डिवाइस बीइंग यूज्ड हियर, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग करने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी एंड माय मदर एट 66। ये दोनों ही पोम्स बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में बच्चे सबसे पहले हमारे पास माय मदर एट 66 है, तो हम लोग पहले माय मदर एट 66 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे सेकेंड टॉपिक पर। Now, I'll do one thing for all of you, that I'll give you all the important lines, I'll give you all the important words that have to be focused in the chapter, ठीक है, in the poem as well. उसमें क्या क्या poetic devices use होते हैं, because poetic device सिर्फ पेपर में अब मार्क करने को नहीं आते। If you're talking about the competency level questions, जो कि आप लोगों के रिविजन लेक्चर में मैंने डाले हैं from the 2023 का मटेरियल, जो इस साल अभी रिसेंटली आया है, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। And I'll tell you कि सवाल बच्चे ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर they are directly going to give you एक लाइन कि she was as pale as a winter's moon, ये लाइन दे दी और बोला कि बताओ कि ऐसा और कहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस किस लाइन में यूज हो रहा है, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि बताओ कि यहां पर जो यूज हो रहा है वैसा सिमिलर और किस सेंटेंस में यूज हो रहा है। एंड वहां पर आकर दिमाग ना एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो ब्लास्ट होने से दिमाग को बचाना है, कामली पेपर देना है कि अरे तू फिर आ गया मुझे परेशान करने, हमें भी डीप वाटर वाले डगलस की तरह बनना है कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, राइट। तो इंग्लिश की तैयारी को बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो पहली पोम बच्चे जो हम लोग करने वाले हैं वो है माय मदर एट 66, जो लिखी है बेटा कमला दास ने। इस पोम के अंदर उन्होंने एक चाइल्डहुड फियर की बात करी है। इस पोम में उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा अच्छे से हाईलाइट किया है कि किस तरीके से बचपन के डर, चाइल्डहुड फियर जो होता है ना, वो किस तरीके से इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखता है हमारी जिंदगी के ऊपर कि हम लोग उन चीजों को भूल ही नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट व्हाट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ। हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, हाउ वी हैव टू हैंडल दोज थिंग्स। नाउ दोज डीप रूटेड फियर इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड, वो ओमनीपोटेंट हो जाता है, वो जहां देखो तुम्हें वहीं वो डर दिखेगा। एंड वो डर व्हेन यू टेंड टू सी दैट फियर गेटिंग रियल, ठीक है, द शिट गेटिंग रियल, तब हाल टाइट हो जाते हैं। और उसी चीज के बारे में बच्चे ये पोम है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप कह सकते हो कि डीप रूटेड फियर के बारे में ये पोम है। और ये पोम है बच्चे सेपरेटिज्म के बारे में। नाउ दीज आर द वर्ड्स that can be used in your answers, these are the keywords, and I'll tell you कि keywords are really very very important for your examination। keywords आते हैं तुम लोगों को तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए आंसर के keywords का पता होना बच्चे बहुत जरूरी है, राइट। So My Mother at 66, that is by Kamla Das. It focuses on child psychology of fear when you have something deep rooted fear in your mind, जो लाइफ में जब आप देखते हो कुछ सच होता हुआ तो वो डर वापस आ जाता है। And the feeling of separatism, separatism का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये हो गया कि आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो रहे हो। तो the kind of emotions that you feel when you know that you're not going to see somebody for some point of time, maybe that can be your mother, that can be your father, maybe the person can be your partner or anybody else, when you know that you cannot see them for some time, तो कैसा फीलिंग आपके मन में आता है, what kind of fear your mind has and how very difficult it is to control your emotions at that point of time। और उस समय पे जब मन में इतनी उमड़ घुमड़ चल रही है, जब मन में इतनी टेंशन चल रही है, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियोज आ रहे हैं, नेगेटिव इमेजेस आ रही हैं, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, उस समय भी व्हाट इज दिस सिंबॉलिक ऑफ स्माइल देयर, उस सिचुएशन में भी वो हम हंस रहे हैं, उस चीज के ऊपर ये पोम है। एंड आई टेल यू इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग पोम जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। आई टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को पेपर में काम आएंगी। तो बच्चे ये पोम स्टार्ट होती है समरी के साथ कि जो पोएट और उनकी मदर हैं वो ट्रैवल कर रहे थे अपने घर, टू ट्रैवल फ्रॉम हर होम टू एयरपोर्ट इन अ कार,
ठीक है। सो प्रोबेबली कई बच्चों का सवाल आता है कि मैम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? बच्चे, गाड़ी में ट्रैवल करने का मतलब ये है कि जो मदर थी वो अपनी डॉटर को सी ऑफ करने जा रही है, वो उन्हें छोड़ने जा रही थी कोचिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहाँ जा रहे थे बच्चे? यू हैव टू रिमेंबर कि जो डॉटर थी वो कोचिन जा रही है। अब लास्ट टाइम व्हेन आई वाज चेकिंग विजेता, अभी रिसेंटली आई हैड अ लेक्चर इन विजेता, तो विजेता में कई बच्चों ने बोला कि मैम हमारे स्कूल में बोला गया कि कमला दास अपनी स्टडीज के लिए जा रही थी। अब बेटा अगर मम्मी 66 ईयर्स की है तो बच्चों में और मम्मी में जनरली 20-25 साल का डिफरेंस होता है, तो डॉटर भी 40 करीब के साल की होगी, राइट? ऑब्वियसली अब 40 नहीं होगी, 35 होगी, 30 ईयर्स का गैप हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर कमला दास 30 ईयर्स की है, उनकी मदर 66 ईयर्स की हैं, तो वो कॉलेज कैसे जाएंगी बेटा 30 साल की एज में? उनका भी तो कोई घर बार होगा। तो देयर आर चांसेस कि कमला दास यहाँ पर अपनी मदर से मिलने आई थी और अब वापस उन्हें अपने घर जाना है एंड वो कोचिन जा रही हैं और कोचिन ये दिखाता है और वो एयरपोर्ट से जा रही हैं, तो दिस शोज कि वो एक फार ऑफ प्लेस पर जा रही हैं जहां पर जाना और आना जनरली इतना आसान नहीं होता है। अब रास्ते में पोएट जो है वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करती हैं और ऑब्जर्व करके वो देखती हैं कि वो मम्मी जो है वो इन सालों में बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं। ऑब्वियसली कमला दास अपनी मदर के साथ तो थी नहीं एंड मम्मी की लाइफ भी साइमल्टेनियसली पैरेलली चल तो रही ही थी, तो मम्मी धीरे धीरे जो थी वो ओल्ड हो गई थी। टू हर साइड मदर स्लेप्ट विद एन ओपन माउथ। अब जहां पर वो अपनी मम्मी गाड़ी में से सर रख के सो रखी थी तो उनका मुंह खुला हुआ था एंड शी लुक लाइक अ डेड बॉडी। अब उनकी मदर जो थी शी लुक लाइक अ कॉर्प्स। अब यहाँ पर लिखा गया है, एक लाइन लिखी गई है, हर फेस ashen like that of a corpse, very very important line, like that of a corpse। अब वो कहते हैं कि मेरी मम्मी का जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि मैं एक डेड बॉडी का फेस देख रही हूँ। अब डेड बॉडी का फेस बच्चे कैसा होता है? कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। इनका फेस कैसा होता है बेटा? सबसे पहली बात होता है कलरलेस होता है, ठीक है। दूसरा मोशनलेस होता है, और अगर आपने डेड बॉडी का जनरली देखा हो तो उनका चेहरा ना हल्का सा मुंह ऐसा खुला रह जाता है व्हेन द टाइम दे डाई। तो बिल्कुल वैसा सा उनकी मम्मा लग रही थी, बिल्कुल कलरलेस, मोशनलेस, काफी ओल्ड और काफी डिलैपिडेटेड तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो खराब चीज के लिए यूज होता है, किसी थिंग के लिए यूज होता है। तो कलरलेस, मोशनलेस, ओल्ड, बहुत ज्यादा डल उसकी मम्मा का चेहरा उन्हें लग रहा था। तो अपनी मम्मी को उस कंडीशन में देखकर अपनी मम्मी को, क्योंकि वो एक डेड बॉडी से कंपेयर करती है, तो बच्चे डेड बॉडी यहाँ क्या सिंबलाइज करता है? इट ऑल्सो सिंबलाइजेस कि उसकी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो रही थी। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा बच्चे, ये लाइन है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पर ये लाइक का यूज करके उन्होंने अपनी मम्मी को कॉर्प्स से कंपेयर किया गया है। तो बच्चे इसी लाइन के अंदर एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसका नाम है सिमिली। और सिमिली का मतलब होता है जब आप किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन करते हो एज या लाइक का यूज करके, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके ऊपर एक सवाल है आगे, वो भी मैं कराऊंगी। एंड शी लुक लाइक अ डेड बॉडी। अब ये जो साइट थी अपनी मदर को ओल्ड देखते हुए, उसकी वजह से जो पोएट है वो डर भी गई और दुखी भी हो गई, क्योंकि उसे पता है कि शी इज हेल्पलेस। वो समय के आगे कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी मम्मी को जिंदा नहीं कर सकती, अपनी मम्मी को बचा नहीं सकती। लाइफ तो हैज टू गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन एंड शी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो उसको उस चीज का रिग्रेट होने लगा, उसे बुरा लगने लगा कि यार मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ के चली जाऊँ। अब उसने क्या किया, अब यहाँ पर हर इंसान की एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी होती है। इंसान की क्या होती है बच्चे? एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी होती है। हर इंसान में ना एक हैबिट होती है चीज़ों को इग्नोर करने की, कि अपने दुख दर्द से दूर भागने की। तो यहाँ पर कमला दास ने भी क्या किया, उसने अपनी अटेंशन अपनी मदर से हटाने के लिए उसने बाहर देखा। अब जब उसने विंडो से बाहर देखा, उसे यंग ट्रीज दिखते हैं और छोटे छोटे एनर्जेटिक बच्चे दिखते हैं जो बाहर खेल रहे थे। अब यहाँ पर बच्चे यहाँ पर ये जो कंपैरिजन किया गया है ना, यहाँ पर ये जो सिंबोलिज्म एस्टैब्लिश किया गया है, यंग ट्रीज, स्मॉल एनर्जेटिक चिल्ड्रन, जहाँ पर वो कहती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, आई राइट इट फॉर यू। यहाँ पर बच्चे उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दी थी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की, ठीक है, आई राइट इट फॉर यू, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और दूसरा बच्चे वो एक रेफरेंस देती हैं मेरी चिल्ड्रन। इसमें 2-3 पोएटिक डिवाइसेस है, सारे समझना। मेरे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। ये 2 लाइंस बच्चे वहां पर दी गई थी कि वो 2 चीजें देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और दूसरा मेरे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो बच्चे यंग ट्रीज, पहली बात तो ट्रीज कैसी हैं? यंग हैं। और मदर कैसी हैं?
यहाँ पर अगर मैं वर्सेस कर दूं मदर को, तो मदर कैसी थी भैया, मदर हमारी ओल्ड थी, ठीक है। ट्रीज क्या कर रही हैं, स्प्रिंट कर रही हैं, यानी ट्रीज कैसी हैं, वो हमें एनर्जेटिक होना दिखा रही हैं। मदर कैसी हैं, वो बहुत ज्यादा, आप लेजी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, वो चल नहीं सकती, ठीक है। शी इज वेरी टायर्ड एंड शी कैन नॉट sprint, which means she cannot run। तो यहाँ पर ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखाया गया है वो मदर की ओल्ड एज से और उनके नॉन एनर्जेटिक होने को दिखाता है कि द मदर वाज वेरी ओल्ड एंड शी वाज वेरी टायर्ड। और दूसरा सिंबोलिज्म, अच्छा यहाँ पर बच्चे आई टेल यू एक और चीज, देयर आर 2 पोएटिक डिवाइसेस बीइंग यूज्ड हियर। और यहाँ पर बच्चे इसका एक और सिंबल है, ये जो भागना है ना, ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग जो है ना, ये मूवमेंट ऑफ टाइम को भी दिखाती है कि समय जो है ना वो भी किस तरीके से बस भागा चला जा रहा है, किस तरीके से इवन द टाइम इज जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, किस तरीके से टाइम भी भाग रहा है। इन द वे यू कैन नॉट स्टॉप द ट्रीज दैट आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम वे यू कैन नॉट स्टॉप द टाइम। तो आप समय को भी नहीं रोक सकते, आप अपनी मम्मी को भी नहीं बचा सकते। दूसरा आता है बच्चे मैरी चिल्ड्रन। अब बच्चे कैसे हैं, बच्चे वो आपके फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में है, ठीक है, वो अपने फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, अभी वो अपने बचपन में है। मैं यहाँ पर अगर मदर के साथ इनका कंपैरिजन करूं तो मदर कहाँ पे है बच्चे, वो अपने लाइफ के लास्ट फेज में है, वो बुढ़ापे के अंदर है, ठीक है। दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है एंथुजियाज्म। अब कई बच्चों का सवाल आता है कि मैम एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है। बच्चे एंथुजियाज्म का मतलब होता है एनर्जी दिखाना, ठीक है, एक वो जोश दिखाना। तो जो एंथुजियाज्म यहाँ पर है, यहाँ पर मदर में वो होपलेसनेस आपको देखने को मिलेगी, मतलब ये बच्चों में जीने की एक इच्छा है, ठीक है, इन बच्चों में जीने की एक इच्छा है, लेकिन यहाँ मम्मी की ओल्ड एज तक आते आते वो चीजें इतनी देख चुकी है जिंदगी में कि नाउ द लेडी विच मीन्स कमला दास इज एबल टू सी दैट होपलेसनेस ओवर हर मदर्स फेस। अब नाउ आई टेल यू बच्चे, दिस यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इन दोनों में एक बहुत बड़ा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसका नाम है बच्चे सिंबोलिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी चीज के सिंबल्स को यूज करते हो, ठीक है। यहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप कहते हो कि आपने सिंबल्स को यूज किया है। यहाँ पे कौन से 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में ये दोनों चीजें जो हैं ये यूथ एंड विगर को दिखाती है। नाउ दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर। बेटा विगर का मतलब होता है एनर्जी, और आपको यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मदर जो थी वो कैसी थी, वो बहुत ही ओल्ड होपलेस सी थी, और ये यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन क्या दिखाते हैं, यूथ और विगर के सिंबल्स हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनोटेशन एंड यू नीड टू लर्न दिस। ये एनालॉजी आपको पता होनी चाहिए कि किसको किससे क्यों कंपेयर किया गया, ठीक है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ समरी पढ़ते हैं आगे। The sight made her think of her mother who was in exact opposite physical condition and this made her sadder। तो जब उसने बाहर देखा और जब उसने वो comparisons अपने दिमाग में establish करे तो उसको realize हुआ कि बाहर जो दिख रहा है वो उसकी मदर की कंडीशन से तो बिल्कुल opposite है, और जिसकी वजह से वो और दुखी हो गई। एट द एयरपोर्ट उसने अपनी मम्मी को फिर से देखा और उसने अपनी मम्मी को कंपेयर किया लेट विंटर मून से। अब बेटा वापस से ये बहुत जरूरी रेफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, ठीक है। शी वाज जस्ट, यहाँ पर भी बच्चे सिमिली उन्होंने यूज किया था, शी वाज लाइक अ लेट विंटर्स मून, बुक में लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर सिमिली यूज किया गया है, बहुत जरूरी रेफरेंस दिया गया है। अब वो कहते हैं जिस तरीके से this late winter moon has lost its shine and youth। Now again a very very important point is what, now the very important point is this one, what is that, क्या बोला मैंने अभी, late winter's moon। आ जाओ now write late winter moon। अब आपको दोनों को अलग अलग से भी देखना है और साथ भी देखना है। बेटा लेट वर्ड आप किसके लिए यूज करते हो, लेट वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, लेट हम कहते हैं ना कि लेट श्रीमान दिस पर्सन, तो बेटा लेट ना वैसे भी डेड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डेड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट पॉइंट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर वो कहते हैं लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पर लेट जो है वो इंडिकेट करता है नियरिंग डेथ को, इंडिकेटिंग नियर डेथ, ठीक है, डेथ जो है वो बहुत करीब है उसकी मदर की। मेरी शी 66। अब सवाल आता है कि मैम लोग तो 90 ईयर्स जी जाते हैं, बट बेटा जी जाते हैं, क्या पता कमला दास की मदर भी जी जाती है 90 ईयर्स, बट अपनी मदर के फेस को ओल्ड होते हुए देखकर मतलब एक एनर्जी जो दिखती है ना चेहरे पर वो दिखनी बंद हो गई थी। तो जब इंसान को वो एनर्जी दिखनी बंद हो जाती है, व्हेन द पर्सन रियलाइजेस द फैक्ट कि हाँ भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या हाँ मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, येस दे आर एंटरिंग इनटू देयर 60s, दे आर एंटरिंग इनटू देयर 70s, एंड देयर आर पीपल जो 70 में बहुत वीक होने लगते हैं। मतलब माय ग्रैंडफादर इज
आई डोंट नो व्हाट हिज एज इज, बट ही इज वेरी एनर्जेटिक, टच वुड, एनर्जेटिक ही रहना भाई, ठीक है। एंड वी हैव सर्टेन पीपल इन आवर फैमिली जो 70s में इतने ढल जाते हैं, दे नीड अ स्टिक टू वॉक, दे नीड सपोर्ट एंड दे नीड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए उनको। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, जब वो अपनी मदर को उस कंडीशन में देखती है तो शी फेल्ट वेरी बैड कि यार हो सकता है कि ऐसा हो जाए, बिकॉज बचपन में तो वो डर को हमेशा पुश फॉरवर्ड कर देती थी कि छोड़ ना छोड़ यार, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। लेकिन अब धीरे 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 वो टाइम इतना पास आ गया कि उस चीज़ के लक्षण चेहरे पर दिखने लगे हैं। अब बच्चे विंटर का सीजन कैसा होता है, विंटर का सीजन काफी लास्ट सीजन होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर मदर जो है वो लास्ट फेज के अंदर है। मदर कहाँ पे है भैया, वो अपने लास्ट फेज के अंदर अपनी जिंदगी के जी रही हैं। अब बेटा मून कैसा होता है, विंटर का मून कैसा होता है, वो होता है बहुत ही डल एंड ब्लर। वैसे ही यहाँ पर जो फ्यूचर है मम्मी का वो बहुत ज्यादा डल और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और जिस तरीके से अगर आपने, अब मैं पूरे को देखती हूँ, लेट विंटर के मून को देखती हूँ, तो जिस तरीके से वो डल विदाउट शाइन होता है ना, विदाउट शाइन जिस तरीके से मून होता है, बिल्कुल सेम मदर को कंपेयर किया गया है कि मदर की ज़िंदगी की जो शाइन थी, मदर की ज़िंदगी का जो नूर था, चेहरे का जो नूर था, वो सब खत्म हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सी दिखने लग गई हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है सिंस शी was not having her daughter with her, तो कभी कभी पेरेंट्स के ऊपर बच्चों का आसपास ना होने का भी असर होता है, तो वो इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। yes, premature aging is a true fact। तो जब उसने अपनी मम्मी को एज होते हुए देखा, बूढ़ा होते हुए देखा, और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो हेल्पलेस है, वो इस चीज को चाहकर भी नहीं रोक सकती, नथिंग इज देयर इन हर हैंड दैट शी कैन स्टॉप हर फ्रॉम बीइंग ओल्ड या फ्रॉम बीइंग अवे फ्रॉम हर। उसे रियलाइज होता है कि मेरी खुद की भी ड्यूटीज हैं एंड आई कैन नॉट इवन लेट गो ऑफ देम। तो बचपन का जो ओल्ड फेमिलियर फियर था, ये फेमिलियर इसीलिए बिकॉज आज से पहले बचपन में भी उसके दिमाग में ये चीज आई होगी कि मम्मा से शायद मैं कभी जिंदगी में दूर हो सकती हूँ, बट उसने कुछ उनके मुंह पे बोला नहीं, और क्योंकि वो ये सैडनेस जो थी अपनी मम्मा को नहीं देना चाहती थी, तो यहाँ पर लास्ट में वो सिर्फ स्माइल करती हैं प्रिटेंशियसली, सिर्फ दिखाने के लिए, एंड बोलती हैं गुड बाय, सी यू सून अम्मा। तो बच्चे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये सी यू सून अम्मा जो बोला गया था, ये क्यों बोला गया था? तो बच्चे ये एक सिंबॉलिक ऑफ होप था, ठीक है, ये एक होप थी अपने आप को देने के लिए और शायद मदर को देने के लिए कि मैं आपको वापस मिलूंगी। यस, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू मीट यू। एंड दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर ये जो स्माइल स्माइल एंड स्माइल है, यहाँ पर भी दो पोएटिक डिवाइस यूज होते हैं पोम के लास्ट में। शी सेज इन लास्ट व्हाट आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो कहती है लास्ट में मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस स्माइल 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 करती गई। तो बच्चे यहाँ पर ये जो एस एस और एस यूज हो रहा है, इधर जो पोएटिक डिवाइस है बच्चे उसका नाम है एलिटरेशन। जैसे बेटी बॉट बटर बट बिटर, बेटी बॉट अनदर बटर बट वाज बेटर देन द बिटर बटर। तो ये जिस तरीके से हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे टंग ट्विस्टर्स में जैसे फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है, एलिटरेशन में भी फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है। तो ये बेटी बॉट बटर जो है ये एलिटरेशन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्माइल स्माइल और स्माइल। और बच्चे दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है उसे कहा जाता है रेपिटेशन। यहाँ पर रेपिटेशन क्यों यूज हुआ है बच्चे? यहाँ पर ये स्माइल स्माइल और स्माइल जो है ये एम्फसिस दिखाता है, एम्फसिस ऑन वाइज डिसीजंस। कभी कभी इंसान को कुछ वाइज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी इंसान को सेल्फलेस होना पड़ता है, कभी कभी इंसान को अपनी खुशी को छोड़कर सामने वाले की खुशी का फायदे के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कमला दास चाहती तो अपनी मम्मी के सामने रोने लग जाती, उनको दिखाती कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि कहीं मेरा सपना ये बात सच ना हो जाए, लेकिन शी केप्ट अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने मन को बड़ा ही मजबूत रखा और उसने अपने मन के डर को दूर भगाया। और वहां पर जब तक वो मदर के सामने थी उसने बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन शो नहीं किया कि जैसे उसको बहुत बुरा लग रहा है, शी इज फीलिंग सैड या शी इज फीलिंग बैड फॉर हर मदर दैट मे बी हर मदर विल बी नो मोर। तो उसने अपनी मम्मी के चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। ये जिंदगी में वाइज डिसीजंस की इंपॉर्टेंस, सेल्फलेस होने की इंपॉर्टेंस, स्ट्रॉन्ग हार्ट होने की इंपॉर्टेंस दिखाता है कि ये सब की जरूरत हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस पोम। और यहाँ पर आकर बच्चे ये पोम जो है खत्म हो जाती है। इसमें 3 चीजों की रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसमें था हमारे पास यंग ट्रीज प्रिंटिंग, ठीक है, और सॉरी स्माइल 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 ऊपर चला गया। हमारे पास यंग ट्रीज प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उसके साथ लेट विंटर मून का रेफरेंस बच्चे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड द लास्ट वन वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस वन। अब आइए एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो दिस इज 2023 का टॉपिक।
क्वेश्चन है ये 2023 के उसमें आया है टॉपिक में। तो वो कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अब वो कोचिन से लास्ट फ्राइडे की बात है, यानी इस चीज का इम्पैक्ट उसके दिमाग पर बड़े लंबे समय से था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ। वो देखती है कि मेरी मम्मी जो है वो सो रही थी मेरे पास, उनका फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा कैसा था, वो एक कॉर्प्स जैसा, एक डेड बॉडी जैसा हो गया था। एंड रियलाइज विद पेन कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मुझे रियलाइज होता है कि जितनी बूढ़ी वो दिखती हैं उतनी बूढ़ी वो हो चुकी हैं। और मैंने जल्दी ही ये थॉट जो था दिमाग से हटा दिया। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो फियर है, वो एंग्जाइटी जो है वो रिवाइव ना हो जाए, जिसको उन्होंने बचपन में ही दूर कर दिया था। Now here's the question. तो बच्चे वो कहते हैं choose the option that displays the same poetic device as used in the line her face ashen like that of a corpse. अब इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था important क्या है, ये जो वर्ड like का या as का यूज किया जाता है, ये सिमिली का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पर वो बेसिकली आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप ये पहचान गए कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, तो बाकी चारों में से उसको चूज करके करेक्ट आंसर में बता दो। तो बच्चे यहाँ पर जहां पर भी as एंड like यूज हो रहा होगा वो सिमिली होगा आपका। लाइफ एडवेंचरस एज अ रोड ट्रिप इज क्वाइट थ्रिलिंग। अगला है ही इज अ लायन। तीसरा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब मैंने बोला जहां पर भी एज और लाइक का यूज हो रहा हो, तो वो पहले ऑप्शन में हो रहा है जहां पर वो कहते हैं लाइफ एडवेंचरस एज अ रोड ट्रिप, जिंदगी जो एक रोड ट्रिप जैसे एडवेंचरस है, यहाँ पर लाइफ को रोड ट्रिप से कंपेयर किया गया है, वो बहुत थ्रिलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस वन। अगला सवाल देखिए। ओके, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है द वर्ड एशन इंप्लाइज द पोएट्स वेल्ड फियर फ्रॉम हर मदर्स डेथ। अब वो कहते हैं यहाँ पर ये जो एशन वर्ड है, एशन का मतलब बेटा ऐश से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो उसका मतलब होता है राख जैसा। इंप्लाइज दैट द पोएट्स वेल्ड फियर, वेल्ड का मतलब होता है बच्चे हिडन फियर, कि वो पोएट के हिडन फियर को दिखाता है जो उसकी मदर की डेथ की वजह से कॉज हो सकता है, राइट। यहाँ पर आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो नहीं बच्चे, राख जैसा हिडन तो नहीं दिखाता, तो ये स्टेटमेंट बड़े बड़े अक्षरों में फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये एशन जो है ये उनके फेस के कलरलेस फेस को दिखाता है, उनके कलरलेस फेस को दिखाता है कि उनका जो फेस था वो बहुत ही कलरलेस हो गया था। ठीक है, तो आंसर फॉल्स होगा आप लोगों के क्वेश्चन का। अगला देखिए, The theme of the poem as represented in the given extract। यहाँ पर इस given extract में थीम क्या लगती है, यहाँ पर कुछ भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो थीम क्या हो सकती है इस पोएट की पहली लाइन की, तो यहाँ पर बच्चे आप ये कह सकते हो सेपरेटिज्म या सेपरेटिज्म फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, सेपरेटिज्म फ्रॉम पेरेंट्स। दूसरा इसकी थीम हो सकती है बच्चे, आप कह सकते हो डिलेमा ऑफ चिल्ड्रन विद एजिंग पेरेंट्स, कि जिन पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही होती है उनके साथ बच्चों के दिमाग में क्या ख्याल आते हैं। या फिर आप सिंपली कह सकते हो चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग अ पेरेंट। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से थीम जो है इसके अंदर चूज कर सकते हो, कि इनमें से कोई भी थीम जो है वो ली जा सकती है। एनी ऑफ द आंसर कुड बी योर करेक्ट वन। अगला, व्हाट इज द पेनफुल थॉट दैट कम्स टू द पोएट माइंड। तो वो पेनफुल थॉट क्या है जो पोएट के दिमाग में आता है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कम से कम वन लाइनर आंसर्स जो होते हैं ना वो देने चाहिए। इन आंसर्स को कम से कम वन लाइनर आंसर बनाना चाहिए। कैसे बनेंगे ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो व्हाट इज द पेनफुल थॉट। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो जैसे कमला दास, ऐसे ही आंसर्स बनाना। कमला दास was going to Cochin when she saw her mother, और इतना लिखना, ठीक है, when she saw her mother। ठीक है, sleeping beside her, ठीक है, she thought that her mother was as old as she looked। पोएम की लाइन उठाई कि उसकी मम्मी उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो दिखती थी, एंड मे बी her end was near।
और आप मानो कि ये बेटा 1 नंबर का आंसर है, बट अगर आप इतना लाइन भी नहीं लिखोगे, तो मेरी स्क्रीन बड़ी है, इसमें मैंने छोटा छोटा लिखा है, जब आप लोग लिखोगे तो कम से कम ये 2 लाइनों का आंसर बनना चाहिए, मतलब 1 और 2 आंसर शीट की 2 लाइंस, यहां तक इतना आंसर तो लिखोगे, राइट। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, बट दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर आंसर। इतना आंसर होना चाहिए भाई, तुम बोर्ड के आंसर लिखने जा रहे हो, तुम लोग वो ऐसे हल्के हल्के आंसर्स नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट समथिंग वेरी ठोस, यू नीड टू राइट समथिंग गुड, तो इतने इतने आंसर कम से कम तुम्हारे होने चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज दिस, नाउ द लास्ट MCQ, on the basis of the extract choose the correct option with reference to the given statement below. The thought of loss of separation is painful, the thought of loss or separation is painful, मान लिया, agreed है। The poet is afraid that she might lose her mother, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग जो है देख सकते हैं, पोम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। One can be inferred from the extract but two cannot, वो कहते हैं कि जो आपने लाइन पढ़ी उसमें से आप पहला समझ सकते हो, सेकंड नहीं समझ सकते, नहीं ऐसा तो नहीं है। Two can be inferred from the extract but one cannot, ऐसा भी हमें लग रहा है, हम तो दोनों स्टेटमेंट ही समझ पा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, neither two और वन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो काट दो, ये भी नहीं हो सकता। वन कैन बी इन्फर्ड एंड सेकंड कैन नॉट, बिकॉज सेकंड तो है ही, वो तो हमें पता ही है। टू इज द रीजन फॉर वन एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो हम रीजन के लिए कैसे पढ़ेंगे? रीजन जब लगाना होता है ना, तो स्टेटमेंट ऐसे पढ़ा करो, द पोएट इज अफ्रेड दैट शी माइट लूज हर मदर बिकॉज द थॉट ऑफ लूज ऑफ सेपरेशन इज पेनफुल। अच्छा, तो because the thought of loss or separation is painful, is afraid, अफ्रेड डरना और दर्द होना अलग अलग इमोशंस हो गए, तो यानी हम ये वाला भी लेकर नहीं जा सकते। हमें पोम से पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि पोएट अपनी मदर को लूज करने से डरती हैं, तो यहाँ पर हमने जब बाकी सारी स्टेटमेंट्स चेक कर ली तो वन को हम इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी गई है कि यू नो आई एम स्टिल फीलिंग सैड या इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। वो सिंपली यही कहती है, एंड आई रियलाइज्ड विद पेन। क्या लिखती है वो लाइन, देखते हैं, and realized with pain that she was as old as she was looking. So ये रियलाइज विद पेन, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हम लोग इसमें ये वाले के साथ नहीं जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट नहीं जाएगी, बिकॉज पेन की बात वो करती है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट इसमें सही मानी जाएंगी, हम वो ऑप्शन लेकर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे आपको कैसे पता लगेगा कि वो पेनफुल वर्ड वाला ऑप्शन उठाना है बेटा? बिकॉज लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा एंड शी रियलाइज विद पेन, उसने दर्द के साथ उसको रियलाइज किया, तो जब उसको रियलाइज हुआ कि वो अपनी मदर से दूर हो रही है या शायद वो अपनी मदर से अगली बार नहीं मिलेगी, तो वो डर उसके मन में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। वैसे पेपर में इतना टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं देते हैं वो लोग, देते हैं एक आधा जरूर आता है, बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, तो टेंशन मत लेना। अब आ जाओ, ये देखिए बच्चे, पहला सवाल आप लोगों के लिए, व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। आप लोगों ने अगर मेरा विजेता देखा होगा तो मैंने उससे पहले बताया है, आंसर का जो फॉर्मेट है बच्चे वो ICC में चलना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को ICC के बारे में फिर से एक बार बता देती हूँ बच्चे। ICC का बहुत छोटा लिख दिया मैंने, ICC का मतलब क्या होता है बच्चे? ICC का मतलब होता है, आई माने इंट्रोडक्शन। जब भी आंसर शुरू करो, अब जैसे आप लोगों ने मेरा लिखा हुआ आंसर देखा होगा, उसमें मैंने पहली लाइन में बताया कि कमला दास कौन थी और उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा था, डायरेक्ट टू दी पॉइंट आंसर शुरू नहीं करते। तो इसके अंदर आप लोग अपना बैकड्रॉप, थोड़ा सा आंसर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड चीज बच्चे जो आप लोगों की आती है वो होती है आप लोगों की कॉन्टेंट। यहाँ पर बच्चे जो आपके मेन पॉइंट्स आप लोगों को आंसर में इंक्लूड करने चाहिए वो आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फिर सी लास्ट वाला जो होता है ना बच्चे, वो होता है आपका कंक्लूजन के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूजन बच्चे? कंक्लूजन का मतलब है कि आफ्टर मैथ स्टोरी में क्या हुआ, ठीक है, आपको स्टोरी में आगे क्या हुआ वो बताना है, आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताना है। आप इनमें से कुछ भी अपने आंसर के अंदर दे सकते हो, तो टीचर आपको पूरे नंबर देगी। इस तरीके से आपकी वर्ड लिमिट भी अडेयर हो जाती है, राइट। अब आ जाओ पहला सवाल देखने। सवाल है, व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। ऑल इंडिया 2014 में आया था और उसके बाद 2011 में भी सिमिलर सवाल आया है। व्हाट वर कमला दास's फियर एज अ चाइल्ड, व्हाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो बच्चे, एज अ चाइल्ड कमला दास वॉज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया उन्होंने कि बचपन में जब कमला दास थी वो बहुत ही इनसिक्योर थी। शी वॉज रियली स्केयर्ड कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो जाऊं, जैसे यंग चिल्ड्रन के मन में जनरली होता है, तुम्हारे भी होगा मेरे भी था। द सेम फीलिंग्स आर इवोक्ड, बेसिकली आप कह सकते हो कि
जाग जाना, ठीक है, वो जाग गई, वो इमोशंस, वो फीलिंग फिर से जाग गई इनसाइड हर जब उसने अपनी मम्मा को एयरपोर्ट जाते हुए देखा, क्योंकि अब वो अपनी मदर के पेल फेस को देखती है, विच इज अ साइन ऑफ हर ओल्ड एज एंड इम्पेंडिंग डेथ, और आने वाली डेथ। एंड यही सब चीजों ने जो उसका चाइल्डहुड फियर था, ठीक है, चाइल्डहुड फियर जो था उसके मन में, उसको वापस से जागरूक कर दिया, ठीक है, उसे वापस से उसके दिमाग में ले आया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस और टेंस हो गई। क्योंकि अब ना हमारी जेनजी भाषा में कहते हैं कि जैसे कहा जाता है शिट गेटिंग रियल, तो उसके साथ वही हो रहा था कि यू नो द थिंग्स वर गेटिंग रियल, द फियर वॉज गेटिंग रियल, इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हर मदर्स फेस, ठीक है, एविडेंट फ्रॉम मदर्स अपीयरेंस। अब वो चीज ना मम्मी की शक्ल पर दिखने लग गई थी, तो अब जब वो दिख रही है ना, तो इंसान उस चीज को झुठला नहीं पाता है, व्हेन ही रियलाइजेस कि उसके रियल फियर जो है आर कमिंग टू लाइफ नाउ। अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट हर एजेड मदर विद रेफरेंस टू द पोम माय मदर एट 66। तो बच्चों जो पोएट है कमला दास, वो डॉटर इज अ डॉटर हु लव्स हर अदर डियरली, स्पेशली अपनी मदर को, अदर नहीं, लव्स हर मदर डियरली। शी कंपेयर्स हर मदर्स एजिंग विद डिफरेंट फ्रेजेस लाइक अ कॉर्प्स और लाइक अ लेट विंटर्स मून। उनकी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करी गई है जो पोएम के अंदर, रिफ्लेक्ट करती है उनकी एंग्शियसनेस, कि एक इंसान कितना ज्यादा एंग्शियस हो जाता है किसी को खोने के डर पे, कि वो उसे एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रहा है, भाई वो तेरी मम्मी है। एन इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग हर मदर फॉर एवर, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो फॉर एवर हो जाएगा। एंड क्योंकि उनकी खुद की भी एक लाइफ है, तो शी बिलीव्स कि आई डो नॉट नो कि मुझे वो मौका उनके साथ मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा मिलने का। शी इज वरीड ऑफ बीइंग अलाइव और नॉट, मे बी द नेक्स्ट टाइम शी कुड नॉट सी हर मदर, तो वो लास्ट में उनके साथ से दूर भी जाना चाहती है, तो एक अच्छी मेमोरी रख के जाना चाहती है। द पोएट्स स्माइल राइड्स अ पेन hides the pain that of fear of losing her. She is repeatedly gripped by the same insecurity. बचपन से लेके आज तक she is controlled by that insecurity and the fear of losing her mother. तो यहाँ पर उन्होंने जो भी words use करे हैं ना, वो उनकी desperation को दिखाता है कि वो ऐसे शब्द use करके ही भले ही अपनी मम्मी की इस चीज को accept कर लेंगी, हाँ this thing might happen in the coming future. Now we do have another question. Why has the mother been compared to a late winter's moon? तो बच्चे जो पोएट की मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है, उनका जो श्रंकन, जिसको एशन फेस बोला गया है, वो एक कॉर्प्स जैसा दिखता है, बेसिकली एक डेड बॉडी जैसा दिखता है। पेपर में आप लोग कॉर्प्स वर्ड का यूज ना ही करेंगे तो अच्छा लगेगा मदर के लिए, बिकॉज बड़ा रूड लगता है सुनने में। इंस्टेड यू कैन यूज द वर्ड अ पर्सन हु इज नो मोर, ऐसा लिख सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो अब नहीं रहा, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी मम्मा की शाइन चली गई है, स्ट्रेंथ जो है वो चली गई है। सिमिलरली जैसे लेट विंटर का लुक होता है काफ़ी हेजी एंड ऑब्सक्योर, विच मीन्स अनक्लियर, इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। ये कंपैरिजन जो है बच्चे ये बहुत ही नेचुरल और अप्रोप्रिएट है। सिमिली यहाँ पर यूज़ किया गया है, देखो उन्होंने किस तरीके से पैराग्राफ में बता दिया पोएटिक डिवाइस भी कौन सा है। ऐसी हिडन चीज़ें आंसर में लिखोगे तो नंबर लेकर जाओगे, एंड इट इज़ वेल एज इफेक्टिव। और वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, ये बिल्कुल एप्ट किया गया है। अदरवाइज आप चाहो तो जो एनालॉजी मैंने समझाई है वैसी एनालॉजी भी आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैज द पोएट कंट्रास्टेड द सीन इनसाइड द कार विद द एक्टिविटीज गोइंग आउटसाइड। ये वही टाइम है जब वो ट्रीज को देखती है और बच्चों को देखती है। तो पोएट ने ब्यूटीफुल इमेजेस यूज करी हैं हाईलाइट करने के लिए द ग्रेट कंट्रास्ट, द ग्रेट डिफरेंस, कि दोनों बाहर की जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में कितना फर्क है, बिटवीन द इनसाइड ऑफ द कार एंड द एक्टिविटीज गोइंग ऑन द आउटसाइड। ये जो एशन फेस था मदर का, वो बहुत ही पेल और बहुत ही लाइफलेस था। इट लुक्स एज इफ लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे एक डेड बॉडी का फेस हो। शी इज डोजिंग, और वो इतनी ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है, उन्हें सुलाने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो अपनी बेटी से बात करने की जगह वो सो जाती हैं, ठीक है। द इमेज ऑफ डोजिंग मदर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द स्पिलिंग चिल्ड्रन। एक इंसान सो रहा है और एक इंसान एंजॉय कर रहा है, बाहर जा रहा है। The ashen and corpse like face is contrasted with the young trees sprinting outside। और ये डेड बॉडी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसको दिखाया गया उन ट्रीज के भागने से, कि किस तरीके से वो ट्रीज यहाँ पर ये नो मूवमेंट को दिखाती हैं और किस तरीके से जो ट्रीज हैं वो मूवमेंट को शो करती हैं। हाउ दीज ट्रीज शो द मूवमेंट एंड द यूथ अ पर्सन एंजॉयज। समझ में आया? Now here's again a question from 2014. How does Kamala Das try to put away the thoughts of her aging mother? तो कमला दास जो है वो बहुत troubled है after seeing the lifeless and the pale face of her mother.
The old lady seems to be lost in her own thoughts, and the poetess turned away her attention from her mother and looked outside. The outside world was full of life and activity. बाहर की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे. For example, पेड़ और बच्चे, young trees जो थे वो ऐसा लग रहा था जैसे भागते हुए जा रहे हों, और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग भी अपने घर से बाहर आ रहे हैं. अब यहाँ पे बच्चों की खुशी कमला दास के दुख से भी कंपेयर करी गई है कि जिस तरीके से वो बच्चे खुश हैं, बेचारी हमारी कमला दास जो है वो खुश नहीं है. A very very important question again. 2010 का सवाल है. What is the significance of the parting words of the poem and her mother and her smile and my mother at 66? वो see you soon अम्मा and I smile and smile and smile का क्या रेफरेंस है? तो बच्चे पोएट के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं सी यू सून अम्मा, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. आप लोग चाहो तो ये लाइन को भी एज इट इज लिख सकते हो अपने आंसर में दिखाने के लिए कि आपको पार्टिंग वर्ड्स भी याद थे. इट कन्वेज द डिलेमा. डिलेमा बच्चे आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन, आपको नहीं पता, अनसर्टिनिटी, आपको नहीं पता कि आप उन्हें अगली बार मिल पाओगे नहीं मिल पाओगे. हर सुपरफिशियल स्माइल, यानी उनके चेहरे पर वो जो नकली हंसी है, ठीक है, उनके चेहरे पर वो जो फेक स्माइल है वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है. शी इज एंशियस अबाउट हर मदर्स फ्रेल हेल्थ. वो अपनी मम्मी की वीक हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है एंड वो यही सोचती है कि उनकी एब्सेंस में उनकी मदर का क्या होगा. बट ऑन द अदर हैंड वो कहीं ना कहीं अपने मन में एक फेंट, भले ही डल होप तो सही पर है तो सही, कि वो शायद अपनी मम्मी से वापस मिल पाएगी, ताकि कभी तो मैं मम्मी से मिलूंगी. सी यू सून अम्मा, ये सी यू सून कहीं ना कहीं उसके मन में उसको एक अश्योरेंस देता है, एक श्योरिटी देता है कि आप चिंता मत करो, मैं वापस आपसे मिलने जरूर आऊंगी. राइट. तो आई होप दिस पोम इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइज. और यहाँ पर आकर बच्चे हमारा माई मदर एट 66 का रिविजन खत्म हो जाता है. नाउ विल बी गोइंग टू द अदर पोम जिसका नाम है बच्चे हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम हमारे पास है, आ गई, थिंग ऑफ ब्यूटी. Right. So now the next poem that we are going to start is called The Thing of Beauty by John Keats. Now again this is one of the most डिफिकल्ट पोम आई वुड लाइक टू से, बिकॉज ये एक ऐसी पोम है जिसको करने में हमें इतना टेंशन होता है, कभी कभी इतना कंफ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता कि मैम इस पोम में, क्योंकि इस पोम में आई टेल यू इतना सिंबॉलिज्म यूज़ किया गया है, इतना सिंबॉलिज्म यूज़ किया गया है कि अगर आपको एक्चुअली पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है ना, तो देयर आर 2 पोम्स इन योर सिलेबस. एक है माई मदर, सॉरी दिस थिंग ऑफ ब्यूटी, और दूसरा कीपिंग क्वाइट जब कराऊंगी तब उसमें आएगा. भर भर के पोएटिक डिवाइसेस हैं, कतई कोई कमी नहीं है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारी सेकंड पोम जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी. नाउ थिंग ऑफ ब्यूटी अगेन इज अ वेरी वेरी अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल पोम जिसके अंदर हमारे पोएट जॉन कीट्स बात करते हैं ब्यूटी के बारे में. किसके बारे में बात करते हैं बच्चे? वो बात करते हैं ब्यूटी के बारे में. और ब्यूटी के लिए भी डज नॉट मीन सुपरफिशियल ब्यूटी, वो आउटर ब्यूटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. ही टॉक्स अबाउट द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द नेचर. इन दिस पोम ही टॉक्स अबाउट द बाउंटीज ऑफ द नेचर. ये वर्ड आप लोग लिख सकते हैं बच्चे. बाउंटीज ऑफ द नेचर का मतलब हो गया कि नेचर ने हमें जो भी सुंदर चीज़ें देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए दी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये पोएट बात करते हैं. तो पोएट बच्चे एक बहुत बड़ी, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक बहुत बड़ी पोम जिसका नाम है एंडेमियन, उसका एक पार्ट है. तो आई टेल यू अबाउट एंडेमियन फर्स्ट थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग हमारी मेन पोएट्री की तरफ बढ़ेंगे. उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि वाई दिस पोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पोम में से हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है. तो बच्चे ये पोम जो है ना, ये एक बहुत बड़ी पोएट्री है, ठीक है. इट्स अ लॉन्ग पोएट्री, एक लॉन्ग पोएट्री लिखी थी जॉन कीट्स ने ब्यूटी के ऊपर, ठीक है. ये एक लॉन्ग पोएट्री थी जिसका नाम है बच्चे एंडेमियन. एंडेमियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद एंडेमियन, मेरे को स्पेलिंग चेक करनी है. आई डोंट वांट टू गिव द स्पेलिंग रॉन्ग बिकॉज ये पेपर में हमें लिखनी है. वेट अ सेकेंड. एंडेमियन, अच्छा सीधा वाई है, मैं वही उसी में कंफ्यूज हो रही थी. एंडेमियन, ठीक है. एंडेमियन इज द नेम ऑफ द लॉन्ग पोएट्री. इसमें बच्चे देयर वाज अ मून गॉडेस कॉल्ड सिंथिया, ठीक है. एक मून गॉडेस थी जिसका नाम था सिंथिया. अब होता क्या है, हमारे जो कैरेक्टर थे बेसिकली दूसरे शेफर्ड थे, हमारे
हमारे शेफर्ड यानी जो गडरिये होते हैं, जो गाय बकरी भैंस भैंस चराते हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन्हें ना इस मून गॉडेस सिंथिया से प्यार हो जाता है, ठीक है। ही वॉज मैडली 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 इन लव विद दिस लेडी सिंथिया। अब होता क्या है, ये शेफर्ड जो है ना वो सिंथिया के ऊपर एक थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की मतलब एक पोम लिखते हैं एंडेमियन, जिसमें वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। और जिसी पोम के बीच में से बचे एक वर्ड्स, बीच में से ही एक पार्ट आता है थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो बेसिकली जिस तरीके से आपके लिए एक पोएट के लिए एक म्यूज होता है, जिसके लिए उसकी कोई इंस्पिरेशन होती है, राइट, यहाँ पर जिस तरीके से एक पोएट की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर हमारे जो शेफर्ड थे उनकी इंस्पिरेशन ये सिंथिया थी। और उन्होंने एक पोएट्री लिख डाली जिसका नाम था एंडेमियन, और जिसके अंदर से मतलब उस पोएम को लिखा जिसका नाम पड़ा एंडेमियन, और उसका एक पार्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे सिलेबस में आती है। अब बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी जो है बेसिकली वो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात करती है बच्चे, वो बात करती है नेचुरल और एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, नेचुरल और एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में। ये वर्ड्स आप लोग आंसर में यूज कर सकते हो। अब सवाल आता है कि मैम नेचुरल और एस्थेटिक ब्यूटी का क्या मतलब हो गया। बच्चे नेचुरल और एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये बाउंटीज ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं। अब मैम मैं आपको एक से एक भारी शब्द दिए जा रहे हो, तो बच्चे बाउंटीज ऑफ नेचर का मतलब हो गया कि दुनिया, नेचर हमें जो भी अच्छी चीजें देती है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गई, हवा हो गई, बारिश हो गई, पानी हो गई, झरने हो गए, माउंटेन्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि आप क्लबों में जाके एंजॉय कर लो, ठीक है, आप बैठ लो, आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया, आप जेंजी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली सुकून जो तुम्हें मिलेगा ना जिंदगी का, वो तुम्हें नेचर में ही जाकर मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट दैट ब्यूटी, यू आर गोइंग टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन, यू आर गोइंग टू गेट दैट कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस ओनली इन द लैप ऑफ द नेचर। तो उस लैप ऑफ नेचर को ही पोएट ने एक्सप्लेन करने के लिए हमें पोएम दी है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। और यहाँ पर वो बेसिकली कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पोएट की इंस्पिरेशन सिंथिया थी, आप यहाँ पर अपने माइंड में ऑलरेडी एक इमेज सेट कर लो, ठीक है, आप अपने मन में एक इमेज सेट कर लो ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको भी क्या करना है, आपको भी कुछ सोचना है दिमाग में कि आपके लिए क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। इट कैन बी अ पर्सन, ऑब्वियसली आप आधे बनते तो पर्सन ही चुनेंगे। इट कैन बी एनीथिंग ऑफ द नेचर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लव रेन, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट रेन, रेन फॉर मी इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ऐसा क्यों, बिकॉज पोएट ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, वो पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो थिंग ऑफ ब्यूटी होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है कि आप किसी चीज को थिंग ऑफ ब्यूटी कब बोलते हो। वो कहते हैं मेरे लिए तो नेचर की छोटी छोटी चीजें भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब वो कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है वो पोएट हमें आगे बताएंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को इस स्टोरी की, इस पोम की इंस्पिरेशन जो है वो पल्ले पड़ गई होगी। अब आते हैं बच्चे हमारी समरी की तरफ। हमारा बच्चे जैसा कि यहाँ पर लिखा है, द एक्सर्प्ट विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ कीट्स लॉन्गर पोम एंडेमियन वॉइसेस हिज एटर्नल लव फॉर ब्यूटी। यहाँ पर जो पोम शुरू होती है वो हमारे पोएट का एटर्नल लव, बेसिकली उनका एक नेवर एंडिंग लव जो है, पोएट्री नेवर एंडिंग लव जो है नेचर के लिए, ब्यूटी के लिए, ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, उनके लिए नेचर ही सुंदरता है और सुंदरता ही नेचर है ना। तो उनके लिए ब्यूटी वॉज एवरीथिंग। अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट गिव्स वन जॉय फॉर एवर। अब वो ये कहते हैं कि आप अपने दिमाग में ना किसी भी थिंग ऑफ ब्यूटी को इमेजिन कर लीजिए और उसके बाद इस पोएम को समझिए। तो पोएट कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोएट की लाइन, मैं 3 लाइन ढंग से एक्सप्लेन करूंगी स्टार्टिंग के, बिकॉज वहीं से उसके बाद आपको पोएम समझ में आने लगेगी। तो पोएट कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वो कहते हैं कि आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, इट इज अ जॉय फॉर एवर। वो क्यों है बेटा जॉय फॉर एवर के लिए, बिकॉज जब भी आप उस चीज को देखोगे, जब भी आप उस इंसान को देखोगे, तो वो हमेशा आपको एक खुशी की फीलिंग, हमेशा आपको एक कंटेंटमेंट की फीलिंग ही देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी बारिश को देख लूँ, मेरा मूड अच्छा हो बुरा हो, वो बारिश जो है वो हमेशा मेरे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही रहेगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो रेगिस्तान में चल रहा है, उसके लिए एक पेड़ हमेशा एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही होगा, उसके लिए एक ओएसिस हमेशा थिंग ऑफ ब्यूटी ही होगा, बिकॉज वो ऐसी चीजें हैं जो उसको खुशी देंगी, जो उसके लिए उसकी मुसीबत के समय में उसके काम आएंगी। तो कोई भी ऐसी चीज बच्चे जो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इट इज अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स चार्म इंक्रीजेस विद द पासिंग ऑफ टाइम। और वो कहता है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए जो आपका प्यार है, उसकी जो लवलीनेस है, उसका जो इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी पर, वो टाइम टू टाइम सिर्फ इंक्रीज होता जाता है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। वो लिखते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद द पासिंग ऑफ टाइम। और वो ये कहते हैं कि
इट कैन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है। वो यहाँ पर कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए वो ऐसी चीज है जो कभी भी नथिंगनेस में जा ही नहीं सकती, ठीक है। नथिंगनेस की यहाँ पर दो मतलब है बच्चे। नथिंगनेस का मतलब है यहाँ पर अननोटिस्ड। पहली चीज तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है आप उसे अननोटिस्ड नहीं छोड़ सकते, और दूसरा वो आपके लिए कभी भी वॉइड नहीं जाएगी, वो कभी भी आपके लिए खत्म नहीं हो जाएगी। अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो हमेशा आपको अच्छी ही लगेगी, जाने अनजाने। मतलब मान लो मेरा मूड खराब है, मेरे को लगा कि यार आज तो मेरा मूड बहुत खराब है, उतने में बाहर बारिश शुरू हो गई। अब मैं बाहर जाऊंगी और बारिश को देखूंगी और खुश हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी कि वाह यार बारिश आ गई। तो मेरे लिए वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जब भी वो मेरे सामने आएगी मेरे मन में उसके लिए वो प्यार बढ़ेगा कि थैंक गॉड यार बारिश आ गई, आई लव रेन। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि बारिश आए और मुझे पता ना लगे, मैंने इग्नोर कर दिया कि छोड़ आ रही है तो आती रहे, नहीं। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिस चीज़ की ब्यूटी को हम लोग एडमायर करते हैं, नेचर की जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, वो कभी भी हमारी आंखों से ऐसे ही रैंडमली नहीं जा सकती, उस चीज़ पे हमारा ध्यान जरूर जाएगा। अब एक सेकंड पानी पीते हैं फिर बताती हूँ। अब वो कहते हैं ब्यूटी आपके ऊपर एक ऐसा एवरलास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ जाती है आपके दिमाग पे कि आप उसे कभी भी नथिंगनेस तक पहुंचा ही नहीं सकते, कभी भी वो आपके लिए वॉइड में जाएगी ही नहीं। अब वो कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ जो इम्प्रेशन है ब्यूटी का, वो हमारे दिमाग में हमेशा लर्क करता रहता है। बेसिकली वो हमारे आंखों के सामने हो या नहीं हो, हमारे मन में वो हिडन है, हमारे माइंड में, और वहाँ पर वो तब तक रहता है इन द मेमोरी एज अ क्वाइट बावर। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना बच्चे, वो एक बावर जैसे है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बावर? बावर का मतलब होता है वो एक शेड जैसी है आपके लिए, वो एक प्रोटेक्शन जैसी है। जब तक आपने अपने मन में किसी चीज़ को ऐसे सेट कर रखा है कि हाँ ये चीज़ मुझे खुशी देगी, तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए एक बावर का काम करेगी। जिस तरीके से बावर होता है बच्चे शेड, छाव, तो जिस तरीके से आपको एक पेड़ छाव देता है, आपके लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो भी जिंदगी भर आपको बिल्कुल वैसे ही एक छाव देगी, एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके मन में जो है उस चीज को लेकर जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी, राइट। वो कहते हैं इट इज, एक सेकेंड आई टेल यू द एग्जैक्ट लाइन। नाउ व्हाट्स द लाइन हियर, उसके बाद आई विल गो अहेड बिकॉज इसके अंदर कुछ लाइन्स की भी इंपॉर्टेंस है। थिंग ऑफ ब्यूटी, यप। सो हेयर इज दिस पोम थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर बच्चे एक लाइन लिखी है, A bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ठीक है, फोर्थ ही लाइन है। तो जहां पर बेसिकली वो ये कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो आपके लिए एक बावर का काम करती है, वो आपके लिए एक शेड का काम करती है, और ऐसी शेड का काम करती है जो जब तक आपके सर पे है आपको हमेशा अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अच्छी नींद क्यों आएगी? बिकॉज यू आर टेंशन फ्री। क्यों आएगी अच्छी नींद? क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी, तो आपकी नींद अच्छी होगी, आपको स्वीट ड्रीम्स आएंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी को बच्चे कंपेयर किससे करते हैं? वो बावर से कंपेयर करते हैं। जैसे लिखा है इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब यहाँ पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है ये क्वाइट बावर के अंदर। यहाँ पर बच्चे जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है उसका नाम मैं कैसे लिखूं, मैं लिख देती हूँ, उधर आ जाओ। यहाँ पर जो बच्चे पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है उसका नाम है मेटाफर। कहाँ पर यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है क्वाइट बावर के अंदर। कैसे यूज हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर बच्चे आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं शेड और प्रोटेक्शन से, कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे लिए एक शेड और प्रोटेक्शन जैसा हेल्प करती है, हमें हमारी मुसीबत के समय से बाहर निकालने में मदद करती है। अब वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, अब वो कहते हैं हर दिन, हर अगले दिन, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, which revive and flash upon in our minds in our sleep, these memories may also revive when we are quietly breathing। इसे ऐसी मेमोरीज जो है, अच्छी मेमोरीज हमारे दिमाग में तब भी आ सकती हैं जब हम शांत हैं, जब हम ब्रीथ अच्छे से कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं विद अ हेल्दी माइंड। अब दूसरी चीज बच्चे वो कहती हैं कि ये जो अच्छे ख्याल हैं, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी का आपकी बॉडी पर एक असर है ना, दिस ब्यूटीफुल थॉट्स एंड मेमोरी बाइंड अस टू द अर्थ। वो कहते हैं यही वो मेमोरीज है जो हमें धरती से बांधती हैं।
ठीक है। अब वो कहते हैं विद ईच पासिंग डे या ऑन एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ रीद ऑफ फ्लावर्स। ना बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय रीद? रीद का मतलब होता है माला। हर दिन हम एक माला बनाते हैं फूलों की, जो हमारे बॉन्ड को अर्थ से स्ट्रेंथन करता है। अब यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे, लिखते हैं वो, अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ, Therefore, in every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी बेसिकली क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी एक कनेक्शन है, ठीक है। वो कहते हैं वो एक सेंस ऑफ कनेक्शन है विद द अर्थ। अब कैसे है वो समझना, आप लोगों को एक एनालॉजी से समझाती हूँ। सेंस ऑफ कनेक्शन विद अर्थ, वो कहता है कि ये हमारा धरती से जो कनेक्शन है ना, उसका ही एक सिंबल है कि हम धरती से जुड़े हुए हैं। अब वो हमें कैसे देखने को मिलता है बच्चे, ये समझो। देखिए, आप ये मान लीजिए कि आपको आपको अर्थ क्या दे रहा है यहाँ पर? अर्थ आपको दे रहा है फ्लावर्स, ठीक है। ये फ्लावर्स कौन यूज कर रहा है? ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो धरती ने इंसान को क्या दिया? फूल। इंसान ने क्या यूज करे? फूल। फूल से इंसान ने क्या बनाई? उसने माला बनाई, उसने एक फ्लावरी बैंड बनाया। तो बेसिकली ये फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स हमें बाइंड कर रहे हैं अर्थ से, ठीक है। ये हमारे हिंदी में, अगर हमारी साइंस की भाषा में बोला जाए तो ये हमारे बाइंडिंग एजेंट है। ये वो चीज़ है जो हमें बाइंड कर रही है, किससे? जो हमें बाइंड कर रही है अर्थ से, राइट। तो यहाँ पर ये फ्लावर्स क्या करते हैं? ये हमें बाइंड करते हैं अर्थ से। सो दैट इज वाई ये फ्लावर्स अपने आप में क्या हुए बच्चे? ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी हुए। कैसे? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो धरती से हमारा कनेक्शन बनाए, जो नेचुरल गिवर, धरती क्या है? धरती माता जो हमें हर चीज प्रोवाइड करती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारा प्रोवाइडर से रिलेशन बनाए, प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? धरती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा बाइंड हमें करती है भगवान से या धरती से या दुनिया में किसी भी चीज़ से, तो वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ पर हमारे पोएट जो हैं वो फ्लावर्स को थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बाइंडिंग एजेंट है। बिकॉज ही सेज ऑन एवरी मैरो या एवरी मोरो, हर सुबह उठ के ये जो फ्लावरी बैंड हम बनाते हैं, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग धरती पर रहने वाले प्राणी धरती की ही चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये फ्लावर्स क्या करते हैं? हमें धरती से जोड़ने का काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी आनी चाहिए पेपर में, आती भी है और समझ भी आनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी हमेशा खुश तो नहीं होती। इंसान की जिंदगी में कभी दुख होता है, कभी परेशानी होती है, कभी पीड़ा होती है, बहुत कुछ होता है। तो इंसान की जिंदगी में जब डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट होती है, ये इंसान की जिंदगी के इंटेग्रल फीचर्स हैं। मतलब अगर आप खुश हो तो आप दुखी भी होगे। यू कैन नॉट इग्नोर द सैडनेस इन योर लाइफ, ठीक है। और वो कहते हैं देयर आर ऑफन टाइम्स व्हेन वी सफर पेन एंड लॉस ऑफ होप ड्यू टू द डर्थ ऑफ गुडनेस। ड्यू टू दी आप कह सकते हो कि लेस अमाउंट, या लॉस कह सकते हो कि जब आपकी ज़िंदगी में अच्छाई की कमी हो जाती है, नोबिलिटी की कमी हो जाती है, बेसिकली आप कह सकते हो कि इंटेग्रिटी की कमी हो जाती है, ज़िंदगी में अच्छे लोगों की विजडम की कमी हो जाती है, तो कभी कभी ना हमें बुरा लगने लगता है। कभी कभी हमें हमारे आसपास के लोगों को देखकर बुरा लगने लगता है। कभी कभी हम अपने आसपास की हिपोक्रेसी को देखकर बुरा फील करने लगते हैं, ठीक है। फील बैड फॉर हिपोक्रेसी। हमें कभी कभी दुनिया को दुखी देखकर भी बुरा लगने लगता है कि यार ये लोग ऐसे क्यों हैं, वाई आर दे डूइंग सर्टेन थिंग्स लाइक दैट। तो हमें कभी कभी जिंदगी में सैडनेस भी महसूस करने को मिलती है, जो लाइन बुक के अंदर लिखी गई है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, ही सेज बहुत बारी हमारी जिंदगी में इतनी सैडनेस होती है कि इंसान में अच्छाई खत्म हो गई है, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड द ओवर डार्कन वेज, ही सेज। और उसके अलावा इंसान जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो चुका है, वो हमारे डेज को बड़ा ही ग्लूमी, बड़ा ही दुखी बना देता है कि हम यही सोचते रहते हैं कि यार लोग हमें कितना ज़्यादा धोखा देते हैं, लोग कितने धोखेबाज हैं, लोग बोलते कुछ और हैं, होते कुछ और है, लोग कितने डबल फेस्ड हैं, हाउ फिकल माइंडेड पीपल आर। एंड क्या होता है, कभी कभी हमारी जिंदगी, हमारे हैप्पी थॉट्स जो है ना, वो ओवर शैडो हो जाते हैं नेगेटिविटी से। बिकॉज ये चीज हमें पता है कि इंसान की नेगेटिविटी हमेशा अपना पलड़ा भारी लेकर चलती है इंसान की जिंदगी में। आप में 99 अच्छाइयां एक बुराई, तो बेटा आपकी 99 अच्छाइयां आपकी एक बुराई के आगे झुक जाती हैं। ये हमें सबको पता है, ये दस्तूर है दुनिया का। तो वही यहाँ पर होता है, इंसान कभी अपने आसपास इतनी सैडनेस देख लेता है, इतनी सैडनेस देख लेता है कि उसकी ज़िंदगी के जो रास्ते हैं उसे अंधेरे लगने लगते हैं। तो बेसिकली उसे लॉस ऑफ होप हो जाता है। बेसिकली वो होपलेस हो जाता है कि ज़िंदगी यार ऐसी ही चल रही है, मैं क्या करूँ, ठीक है। और इस जगह पर इंसान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस फील करता है, क्योंकि वो एक एंडलेस स्पाइरल में फंस गया है। वो एक ऐसे स्पाइरल में फंस जाता है जहाँ से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा
हमारा जो रास्ता है, हमारी जिंदगी जीना जो है वो बड़ा ही अनप्लेजेंट और अनहेल्दी हो जाता है। अब वो कहते हैं लेकिन भगवान ने इंसान के लिए ऐसे समय में भी, जब इंसान का मूड खराब हो, जब इंसान को डायरेक्शनलेस फील हो, जब इंसान को लगे कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी भगवान ने इस डार्कनेस को हटाने के लिए कुछ बनाया है। अब वो कहते हैं मैन स्ट्राइव्स एंड स्ट्रगल्स सर्चिंग अ वे आउट ऑफ दिस डार्कनेस एंड ग्लूम। इंसान कोशिश करता है कि अपने आप को इस स्पाइरल से बाहर निकाल सके, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसिंग सैडनेस एंड रिमोर्स ही इज एबल टू फाइंड हैप्पीनेस इन सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी। और वो कहते हैं, एक लाइन लिखी है, एंड फॉर मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। वो कहते हैं यस हमारे ही ढूंढने के लिए, इन सब कुछ होने के बावजूद भी, मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। वो कहते हैं कुछ फॉर्म ऑफ ब्यूटी, कुछ ना कुछ भगवान ने किसी ना किसी रूप में, नारायण हमें आकर मिल जाएगा, ठीक है, निर्मल मन के दर्शन, निर्मल मन के दर्पण में तो राम के दर्शन पाएगा। ये वही वाली बात है कि ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या चीज़ है? तो भगवान ने कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी बनाया है जो आपकी जिंदगी से सैडनेस को और डार्कनेस को अपने आप ही निकाल देगा। और यहाँ पर पोएट ने बड़े अच्छे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उन्होंने यूज किया है द वर्ड्स लाइक सन एंड मून, ठीक है, उन्होंने यूज किया सन एंड मून, यंग एंड ओल्ड ट्रीज। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर यंग एंड ओल्ड ट्रीज, अब आप देखो कि सन एंड मून क्या करते हैं बेटा, ये हमारे नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं। सन और मून क्या करते हैं, ये हमारे नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, हमें शेड और प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। तो इससे भगवान ने कहीं ना कहीं आपको बचाने के लिए, आपके दुख दर्द पीड़ा को आपकी जिंदगी से कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी जैसे द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड या यंग, ये सब आपकी जिंदगी पर एक ऐसा जादू कर देते हैं, एक ऐसा शेडी बून आपको दे देते हैं कि आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। और उसके बाद पोएट एक लाइन लिखते हैं, एंड फॉर सिंपल शीप सच आर दी डैफोडिल्स। एंड वो कहते हैं कि भगवान ने ये सिंपल शीप के लिए, यहाँ पर बच्चे सिंपल शीप के अंदर एक बाइबल का रेफरेंस दिया गया है, जिसके लिए मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, बिब्लिकल रेफरेंस। यहाँ पर बच्चे एक बिब्लिकल रेफरेंस दिया गया है। बिब्लिकल रेफरेंस का मतलब होता है बाइबल का रेफरेंस। सिंपल शीप जो है ना, यहाँ पर उसे कंपेयर किया गया है ह्यूमंस से। तो यहाँ पर बच्चे मेटाफर का यूज किया गया है कि जैसे जीसस क्राइस्ट को बहुत प्यारे थे उनके शीप, तो वैसे ही वो यहाँ पर कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को इंसान भी बहुत प्यारा है। तो उन्होंने अपने सिंपल शीप के लिए, अपने ह्यूमन के लिए ही सुंदर सुंदर चीजें, उन्होंने सीनिक ब्यूटी बनाई है। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर दुखी से दुखी इंसान भी खुश हो जाएगा। अब वो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स, बच्चा ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये सेज मतलब येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं जो पास्चर्स में उगते हैं और मीडोज में उगते हैं। ये सब जितना दूर दूर तक देखो, आप वो DDLJ वाला सीन याद कर लो जिसमें पूरी फील्ड के अंदर से फूल ही फूल है, वो कितनी अच्छी इमेज हमारे मन में बनाते हैं, वो हमें कितना खुश करते हैं। और वो कहते हैं आप जंगल में चले जाओ किसी गर्मी के दिन में, ठीक है, किसी हॉट डे के ऊपर, आप किसी हॉट समर डे के ऊपर किसी जंगल में चले जाओ जहां पर आप हाय गर्मी रो रहे हो कि भैया गर्मी नहीं खत्म हो रही, गर्मी नहीं खत्म हो रही। वहां पर आपको क्लियर वाटर की एक रिल मिल जाती है, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिल जाती है, आपको वहां पर एक क्लियर वाटर की रिल मिल जाती है, एक छोटा सा रिवर मिल जाता है जो अपने आसपास बड़ा ही कूलिंग और प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाता है। तो वो भी आपके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि उस रास्ते में जहां पर आपको गर्मी लग रही थी, भगवान ने उधर भी एक छोटी सी नदी बहाई हुई है, ताकि जब आप उस नदी के पास जाओ और बैठो तो वो जो दिन भर की गर्मी आपने खाई है, पूरे दिन भर की गर्मी से जो आप जूझ रहे थे, अब उस गर्मी में आपको राहत मिले और अच्छा महसूस हो, ठीक है। इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वार्मथ एंड अनप्लेजेंटनेस ऑफ द हॉट सीजन, जो आसपास का गर्मी सीजन है उससे आपको शांति मिलेगी। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जब आप यहाँ से जाओगे तो वो पानी के हल्के हल्के चलने की आवाज़, ऊपर से सन की रोशनी उन पानी के उन पौधों के ऊपर गिर रही है, वो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। उसके अलावा वहाँ साइड में पानी के चलने की वजह से छोटे छोटे फर्न्स, छोटे छोटे जंगली पौधे उगे हुए हैं, उसके अंदर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, छोटे छोटे फ्लावर्स उगे हुए हैं। तो इसे वो अपने आप में इतना एस्थेटिक लगता है, वो अपने आप में इतना सुंदर लगता है कि आप भूल जाओगे कि आपको गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कभी भी आपकी आंखों से ऐसे ही ओझल नहीं हो जाएगी, आपका नोटिस उस पर जरूर जाएगा। The poet sees the magical spell of beauty on all object of nature and thus basks in the mystifying beauty of the thick forest undergrowth, जिसके लिए वो, जिनका नाम वो ferns और fair musk rose
ब्लूम्स के बारे में बोलते हैं कि यही वो फेयर मस्क रोज ब्लूम्स और वो फर्न्स जो हैं ये वहाँ के अंडरग्रोथ, वो इतना सुंदर लगता है पानी के साइड में कि वो हमारे मन में कितनी अच्छी इमेज बनाता है कि वाह क्या जगह है। He says, और इन्हीं के साथ साथ वो बात करते हैं, ओहो इन्हीं क्या हुआ, ये रहा, इन्हीं के साथ वो बात करते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखती है, वो कहते हैं सच इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, और वो कहते हैं द ब्लॉसमिंग्स ऑफ द ब्यूटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंस इन द ग्रैंडियर ऑफ द डेथ। अब वो कहते हैं कि दूसरा है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है डेथ। अब वो कहते हैं कि किसी के मरने में भी कुछ अच्छाई है। अब दिमाग में आता है कि मैम मरने में क्या अच्छाई है, तो बेटा आप लोगों ने अगर बाइबल पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो आजकल तो इंटरनेट पर ही बहुत कुछ अवेलेबल है, आप सब लोगों ने किताबों के बारे में सुना होगा, अलग अलग शास्त्रों में, ठीक है, हर बुक में लिखा है, ऑल द होली बुक्स हैव दिस थिंग पर्टिकुलरली इन कॉमन इन देम, कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिसे हम अंत का दिन कहते हैं। जैसे आप अगर कुरान देखेंगे तो वहाँ पर उसे डूम्स डे बोला गया है, राइट, डूम्स डे वहाँ जजमेंट डे बोला गया है। और आप क्रिश्चियंस वो देखोगे, बाइबल देखोगे तो वहाँ पर डूम्स डे बोला गया है। हमारे हिंदू पुराणों में लिखा हुआ है जिस दिन हमारे कल्कि देव जी का वो होगा अवतार, जब धरती पर आएगा, जो कली को मारेगा, जो कलयुग का अंत करेगा। तो बेसिकली ये वो दिन है कि अभी आप लोगों ने वो, अभी आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट व्हाट आई हैव हर्ड ऑन इंस्टाग्राम। देयर इज अ बुक कॉल्ड भविष्य मलिका, राइट, जिसमें ये बोला गया है कि देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इन द फ्यूचर। आई डू नॉट नो वेदर दैट इज ट्रू और नॉट, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग एंड आई एम नॉट मिसलीडिंग एनीवन। आई एम जस्ट टेलिंग दैट व्हाट इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स हियर। ऐसा बोला गया है कि दुनिया में तो सारी जो बुराइयां हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। ओनली द पीपल हु फॉलो गॉड, ओनली द पीपल हु आर मॉरलिस्टिक और होलिस्टिक इन देयर अप्रोच, से वही दुनिया में बच जाएंगे। तो बेसिकली डूम्स डे का मतलब होता है जजमेंट का दिन, जिस दिन हम ये कहते हैं कि दुनिया में से, जजमेंट डे, जिस दिन हम ये कहते हैं कि दुनिया में से सारी बुराई का विनाश हो जाएगा और अच्छाई रह जाएगी। तो एक ऐसा दिन जिस दिन दुनिया से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ अच्छाई रह जाएंगी, तो वो भी तो अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी हुआ। और उसी थिंग ऑफ ब्यूटी को पोएट यहाँ पर बताते हैं। He says, और उसके बाद and all the tales of mighty dead we have heard or read, और वो कहते हैं और उन सब की टेल्स में, उन सब की कहानियों में, of the mighty, of the great राजा और पावरफुल राजा, जिन लोगों ने अपने सैक्रिफाइस कर दिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, जो नोबल डेथ मरे, जिनको हम याद रखते हैं, तो इसे वो लोगों के सैक्रिफाइस में भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इन लोगों का मरना भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी था कि इन लोगों ने हमारे लिए, ठीक है, इन लोगों ने हमारे लिए भी, बेटा देखो इस तरीके का है वो रोज फेयर मस्क ब्लूम वाला सिनेरियो, ठीक है, उन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान दे दी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव योर लाइफ फॉर समबडी एंड सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ फॉर अ नोबल कॉज इज अ बिग थिंग। तो इसे वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। The tales of this spectacular and grand death which we have heard or read are like perennial fountain. He says, ये जो कहानियां हमने सुनी है ना, ये एक perennial, ये एक never ending fountain है, जिसके लिए वो यही लाइन कहते हैं कि a thing of beauty is like a endless fountain, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। जहाँ पर पोएट बेसिकली ये कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, वो एक एंडलेस फाउंटेन जैसा है, ठीक है, वो हमारी लाइफ का एलिक्सर ऑफ लाइफ है, ठीक है, इट इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी का नेक्टर है, वो हमारी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा है जिसके थ्रू हम जी रहे हैं। ही सेज, और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है हेवन की ब्रिंक से, यानी हेवन की एज से। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एंडलेस फाउंटेन में बच्चे एक लाइन है यहाँ पर, एंडलेस फाउंटेन के अंदर एक मेटाफर बच्चे यूज किया गया है कि आप ऐसा मान लो कि भगवान ने जैसे एक झरना सा बना रखा हो और वो झरना जो है वो धरती के ऊपर आ रहा है और अपने साथ बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पोएट जो है उन्होंने ये भी हाईलाइट करा है, उन्होंने यहाँ पर ब्यूटी ऑफ द डिवाइन को भी हाईलाइट किया है, क्योंकि वो यहाँ पर सिंपल शीप, डूम्स डे, हेवन, इन तीनों की बातों को यूज करके यहाँ पर ब्यूटी ऑफ डिवाइन को भी दिखाना चाहते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं भैया? ब्यूटी ऑफ डिवाइन, भगवान की सुंदरता को भी दिखाना चाहते हैं। तो वो भगवान जी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तभी उन्होंने पोम को कुछ इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पर बच्चे यू कैन रीड दी एक्सट्रैक्ट हेयर एंड देन वील
चूज द आंसर। तो एक्सट्रैक्ट कहता है देयरफॉर एंड एवरी मॉरो वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हमारे सुबह एक बैंड बनाते हैं अपने आप को धरती से जोड़ने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इंसान की बुराइयों के बाद, हमारे मूड खराब होने के बाद भी, ऑफ ग्लूमी डेज एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, सारी करप्शन, सारी दुख दर्द पीड़ाओं को अगर हम साइड भी कर दें तो मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। और वो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भगवान ने ऐसा बनाया ही होता है जो ये सैडनेस जो है हमारी दुनिया से लेकर निकाल देती है और हमारे मूड को बदल कर बिल्कुल अच्छा करके रख देती है। अब इस पे बच्चे एक सवाल है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब यहाँ पर बच्चे बात हो रही है ओवर डार्कन वेज की, यानी सारे इमोरल चीजों की। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, अगर आपको इसका मतलब पता है कि यहाँ पर सारी की सारी करप्शन, ठीक है, सारे इमोरल वेज की बात हो रही है, सारे गलत तरीकों से करे हुए कामों की बात हो रही है, आपको उससे हट के ऑप्शन देखना है। अ पर्सन हु इज इगोइस्टिक एंड लुक्स डाउन अपॉन अदर्स, तो नहीं, ये तो एग्जांपल है अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज का, ये नहीं हो सकता। अ पर्सन हु सीक्स गॉड हेल्प फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा पॉजिटिव है, इसको छोड़ के चलते हैं। अ पर्सन हु यूजेस इविल टू डिसीव अदर्स, तो बेसिकली वो कहते हैं कि ऐसा इंसान जो गलत तरीके यूज करता है सामने वाले को चीट करने के, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु इज करप्ट एंड मैन्युपुलेटिव, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ओवर हेल्दी एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज में ये तीनों ऑप्शन फिट होते हैं कि एक इंसान जो ईगोइस्टिक है, एक इंसान जो ईवल तरीकों का यूज करता है और एक इंसान जो करप्ट एंड मैनिपुलेटिव है, वो सब ओवर हेल्दी एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज को यूज करते हैं, यानी गलत रास्तों से काम करते हैं। Which of the following word is opposite from the option doesn't mean despondence? बेटा देखो, despondence का मतलब होता है sadness, ठीक है, सैडनेस और डिजेक्शन। तो सैडनेस से ऑपोजिट वर्ड कौन सा है बच्चे? देखो वर्ड है आप लोगों के पास ग्लमनेस। ग्लम वर्ड, ग्लमनेस जो है वो ग्लूमीनेस से आया है, तो ग्लम से पता लग रहा है कि भाई दुखी है इंसान। डोलफुलनेस, यहाँ पर भी लग रहा है कि इंसान जो है बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा है। हैप्पीनेस, अब देखो हैप्पीनेस से डिस्पोंडेंस से बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बिकॉज यही वो ऑपोजिट वर्ड है। और लास्ट वर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, ऑपोजिट लास्ट वर्ड क्या है? डाउन हार्टेडनेस, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल देखिए बच्चे, पिक द ऑप्शन दैट एन्यूमरेट्स व्हाट नोबल नेचर्स वुड इंक्लूड। यहां पर अब जैसे ओवर डार्कन एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज था, वैसे ही दिया गया है नोबल नेचर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। बच्चे सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस नहीं आ सकता, राइट, यहाँ पर नोबल नेचर की बात हो रही है, अच्छे नेचर की बात हो रही है। सेंसिटिविटी, कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हो, ठीक है। एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वर्ड है, आ जा सकता है। अग्रेशन, अग्रेसिव बनोगे तो वो नोबल नहीं हो सकते तुम। मेटिकुलसनेस, मतलब आप कह सकते हो टू द पॉइंट होना। आप जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हो किसी चीज़ के लिए तो आप कहते हो कि आप मेटिकुलस हो, ठीक है। जुडिशियसनेस, मतलब वाइज होना, समझदार होना, कि आप समझदार हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो बच्चे आप लोगों को वर्ड मिल गए, कौन सा? सेंसिटिविटी। सेकेंड 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 2 3 5 6 है हमारे पास, किसी में 2 3 6 इस वाले ऑप्शन में है, तो हम लोग इस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मान के चलेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप चाहो तो ऑप्शन के हिसाब से चल लो। अगर आपको वर्ड के मीनिंग नहीं समझ आते तो फिर गो फॉर ऑप्शंस, अगर वर्ड के मीनिंग पता है तो गो फॉर मीनिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द पोएट सेज दैट वी रीड द फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ही मीन्स टू स्टेट दैट नेचर्स ब्यूटी फिल्स मैन विद, आप कह सकते हो कि कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट, इंसान का काम पूरा हो रहा है। सेटिस्फैक्शन, ऑल दी अच्छे वर्ड्स कैन बी यूज्ड। हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन, ये सारे वर्ड्स जो है बच्चे पॉजिटिव वर्ड्स आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी अनदर वन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स आवर लाइफ फुल ऑफ इनह्यूमन डर्थ। तो बच्चे इसके अंदर आप बता सकते हो कि हमारी नेगेटिविटी, ईविल पीपल, गंदे लोग, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स में भी, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ, नेवर राइट योर आंसर्स इन पॉइंट। नेगेटिविटी, ईविल पीपल, करप्शन, चीटिंग, ऑल दी ओवर हेल्दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी लाइफ को इनह्यूमन डर्थ के फॉर्म में ले जा सकती हैं, ये हमें अच्छाई से दूर कर सकती हैं। इट इज़ गोइंग टू टेक अस वेरी नियर टू ऑल द नेगेटिविटी एंड ईविल दैट पीपल हैव इन देयर माइंड।
अब आप यहाँ पर वही पहला सवाल आता है, हाउ डज द पोम हाईलाइट द पोएट्स इमेंस फेथ इन द डिवाइन, फेथ इन द डिवाइन। देखो यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों को यूज़ किया था बच्चे। एक तो आप लोग पेपर में डूम्स डे बताओगे, ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा उन्होंने यूज़ किया था सिंपल शीप, क्योंकि ये दोनों रेफरेंस जो है ये बाइबल के रेफरेंस दी गई हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है हेवन, हेवन को हम क्या कहते हैं, भगवान का घर। तो यहाँ पर उन्होंने गॉड को 3 चीज़ों में एम्फसाइज किया है। तो कीट्स सॉ ट्रुथ एंड ब्यूटी एज द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिवाइन। वो कहते हैं सच्चाई और सुंदरता यही भगवान की पहचान है। नेचर ब्यूटीफुल भी है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द मैजेस्टी ऑफ इट्स क्रिएटर, क्योंकि वो हमें भगवान की सच्चाई दिखाता है कि भगवान ने अपने लिए ये जगह बनाई है, हमारे लिए जगह बनाई है। तो पोएट हाईलाइट्स दिस बाय रेफरिंग द फेथ इन द डिवाइन व्हेन ही सीज नेचर एज अ एंडलेस बाउंटी। जब वो नेचर को एक एंडलेस बाउंटी, एक एंडलेस गिफ्ट की तरह देखते हैं जो भगवान हमें धरती पर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे डूम्स डे और सिंपल शीप का रेफरेंस भी आप लोग डालेंगे अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चे, व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो पोएट यूज करते हैं बच्चे द इमेज ऑफ अ पेरिनियल फाउंटेन, यानी एक एंडलेस फाउंटेन जो धरती से आए जा रहा है, आसमान से आए जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक नेवर एंडिंग ड्रिंक, एक ऐसी ड्रिंक जो भगवान कभी बंद नहीं करेंगे, यानी एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा दिखती रहेगी फ्रॉम द हेवेंस अबव। द सन, मून, ट्रीज, शीप, डैफोडिल्स, ग्रीन पैस्चर्स, क्लियर रिवर्स, ये सब बाउंटीज ऑफ नेचर हैं जो भगवान ने हमारे देखने के लिए, बेसिकली हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए ही दी है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू अस बाय गॉड फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर आवर मूड। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट वाज इन द 2023 का सैंपल पेपर। इसमें आंट जेनिफर के टाइगर को और थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया है ना। वेरी वेरी डिफिकल्ट और अ वेरी फ्लिप टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, लेट्स सी। बट आंट जेनिफर्स टाइगर एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी रेड टुगेदर टू शो द परफॉर्मेंस एंड एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। आर्ट ऑफ व्हाट, वेदर द आर्ट ऑफ अ पर्सन और आर्ट ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी में हम लोग गॉड की आर्ट की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग पर्सन की आर्ट की बात करते हैं, लेकिन दोनों तरफ में हम नजरिए की बात करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर, दोनों पोम के अंदर हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं इंसान के। और थिंग्स ऑफ ब्यूटी कमेंट। तो बच्चे आंट जेनिफर्स टाइगर, आप लोगों को पता है कि आंटी जी के बारे में एक स्टोरी है जहां वो अपने पति से बहुत परेशान थी। वो पोम लिखी है बच्चे एड्रियन रिच ने, और थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉन कीट्स ने लिखी है। दे कैन बी रेड टुगेदर टू एक्सप्लोर द एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। सुंदरता और आर्ट, वेदर बाय गॉड और बाय ह्यूमन, हम देख सकते हैं। दोनों पोम्स जो है वो थीम ऑफ परमानेंस पे फोकस करती हैं कि आप रहो या ना रहो, जो नेचर है, जो ब्यूटी है वो एवरलास्ट करेगी, बिकॉज उनके टाइगर्स की ब्यूटी जो थी वो भी एवरलास्ट कर रही थी। एंड द एबिलिटी ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस, भले ही भगवान कोई चीज बनाए या इंसान कोई चीज आर्ट में बनाए, वो टाइम के बियॉन्ड है, ठीक है। दैट ट्रांसेंड्स द लिमिटेशन ऑफ टाइम, बेसिकली दैट मीन दैट गोज बियॉन्ड, वो समय के विपरीत जाती है, समय के पार जाती है और जिंदगी में हमेशा रह जाती है। पानी पीने देना बस। बहुत ही ठंडा पानी है। ओके। इन आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जो है वो एक विविड टेपेस्ट्री बनाती हैं, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक इमेज बनाती हैं ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर्स, जो सिंबलाइज करती हैं उनकी इनर डिजायर्स एंड उनकी एस्पिरेशंस। पोएट जो है वो दिखाता है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रेलिटी ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ, उनकी खुद की जिंदगी कितनी छोटी है, और जो नेचर उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशन में बनाया है जो हमेशा रहेगा, दैट इज द नेचर्स क्रिएशन। अब टाइगर हमने तो नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। जो टाइगर है जो उन्होंने बनाए हैं वो एक सिंबल है स्ट्रेंथ का और परमानेंस का, दैट आउटलास्ट द चैलेंजेस ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस, कि वो मर जाएंगी लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, जो नेचर की ब्यूटी उन्होंने दिखाई थी, वो हमेशा रह जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें तो जॉन कीट्स ने लिखी है, ये सेलिब्रेट करती है एवरलास्टिंग नेचर एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, बेसिकली भगवान ने जो खुद ही बनाया है। कीट्स एम्फसाइज करते हैं ऑफ द आइडिया कि ब्यूटी जो है वो भी ट्रांसेंड्स ट्रांजिएंट मोमेंट्स, बेसिकली वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो टेम्पररी मोमेंट्स के बियॉन्ड है, और वो एक टाइमलेस क्वालिटी के साथ धरती पर आई है कि आप जितना मर्जी कर लो वो खत्म नहीं हो सकती। The poem suggests that even amidst the fleeting nature of life, कि इंसान की आने जाने वाली जिंदगी में temporary nature of life, the perception and creation of beauty, जो हमारी सोच है ब्यूटी के रिगार्डिंग और जो चीज़ सुंदरता में दिखाई गई है वो हमें हमेशा खुशी और इंस्पिरेशन देगी।
ये दोनों पोम जो है बच्चे ये दिखाते हैं द सेंटिमेंट ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, कि आर्ट और ब्यूटी कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए, जो हमें सोलेस, जो हमें पीस देता है, जो हमें सिंसेरिटी लाइफ में देता है और इंस्पिरेशन देता है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्रिएटर्स। अब भले ही पोएट कैसे भी लिख रहे हैं, जॉन कीट्स या एड्रियन रिच या हमारी आंट जेनिफर, जो चीज़ें उन्होंने लिख दी, जो पोम उन्होंने बना दी, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो उनके उस समय के सर्कमस्टांसेस के बियॉन्ड रहती है। दे इन्वाइट रीडर्स टू कंटेम्पलेट, बेसिकली टू थिंक। वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो सोचें कि किस तरीके से दी नेचर ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड थिंग ऑफ ब्यूटी इन द फेस ऑफ लाइफ इम्परमानेंस, कि ये किस तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारी इम्परमानेंट लाइफ में एक परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ के चला जाएगा। और इसी के साथ बच्चे वी आर डन विद द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एज यू गाइस कैन सी वी आर स्टार्टिंग विद माय मदर एट 66 जो हम लोग कर चुके हैं। And with this bache we are at the end of today's lecture. I hope you guys have understood everything. So this was the first lecture, right, that I have given you guys. और यहीं पर आकर बच्चे हमारा पहला लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे बता सकते हैं अपने डाउट सेक्शन के अंदर। एंड दिस इज ऑल फॉर योर फर्स्ट रिविजन। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ask your doubts if you have any, ताकि all your problems can be sorted out. Okay then, all the very best and goodbye everyone. Have a nice day.